जय माँ सरस्वती। हेलो, नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सेटअप नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। लम्हा लम्हा मुस्कुराएंगे, खुद से वादा है, हमारी ख्वाहिशें थोड़ी सी कहीं ज़्यादा है। इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी आर ओ 27 अप्रैल के बाद और जून के फर्स्ट वीक के अंदर कभी भी कराया जा सकता है। कैलेंडर में जो डेट रिजर्व किया गया है उन्हीं डेट पे एग्ज़ाम होगा। 27 अप्रैल भी रिजर्व है, मई में 2 डेट है, जून में है, तो 27 अप्रैल मान के चलिए। और 8-8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, करंट अफेयर पढ़ने हैं। तो तैयारी, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो तैयारी ज़बरदस्त करिए, क्योंकि एक महीने में सिलेक्शन नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, साथ ही साथ बुक को प्रेफर करिए। अगर आपको टाइम मिलता है तो मेरे या किसी भी यूट्यूब चैनल से, जिसको आपको जो अच्छा लगे उससे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि आर ओ के लिए सिलेक्शन सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं और ये कंटिन्यू रखेंगे। एक आध दिन कुछ अगर अपरिहार्य कारणों से नहीं ला पाए वीडियो तो अलग बात है, अक्सर कंटिन्यू लाएंगे और आपको भी डिटेल एक्सप्लेनेशन बताएंगे। आप सभी को पता है कि 140 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, 60 हिंदी के आएंगे। और ये जीएस का क्वेश्चन ऐसा है कि हर एग्ज़ाम में आपका काम देगा। साथ ही साथ अगर आर ओ देने वाले हैं पीसीएस 2025, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और उसके अलावा जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी, जहाँ भी जीएस वाले एग्जाम के लिए पूछा जाता है, हर जगह इंपॉर्टेंट है। तो सामान्य अध्ययन का ये पहला क्लास है। तो चलिए पहले क्लास की ओर बढ़ते हैं। जय श्री गणेश, जय माँ सरस्वती। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी की नीति के तहत वर्ष 1850 में विलय किया जाने वाला बघाट राज्य वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए राजस्थान, विकल्प बी हरियाणा, विकल्प सी हिमाचल प्रदेश, विकल्प डी गुजरात। तो आपका ये हिमाचल में स्थित है। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत लाया था, जिसे डॉक्ट्रिन थ्योरी कहते हैं, और बघाट राज्य का विलय किया था 1850 में, और ये हिमाचल में है। अब पूछ लेता है कि व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत डलहौजी ने किन किन राज्यों का विलय किया था और कब से कब तक किया था? तो 1848 से 56 तक विलय किया था। अब क्रम पूछ लेगा, आप पिछली बार आर ओ का पेपर दिए होंगे तो आपको पता है। तो सतारा है आपका, सतारा है, फिर जैतपुर व संभलपुर है। उसके बाद आपका आता है बघाट आता है। बघाट के बाद आपका उदयपुर आता है। क्या आता है? उदयपुर आता है। फिर झांसी आता है, साथ ही साथ नागपुर आता है। तो मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। स जस बौ झाना, सजस बहुझाना। देखिए मुझे थोड़ा लिखने में समस्या हो सकता है, क्योंकि कोई स्टूडियो नहीं है, ऐसे ही बना रहे हैं फ़ोन से। तो स यानी सतारा है आपका 1848 में। ज यानी जैतपुर 1849 में। और जस यानी स यानी संभलपुर। ये दोनों कब होते हैं? 1849 में होते हैं। 48 में आपका सतारा है, ये 49 में है। अब बघाट बघाट आपका 50 में है। यानी उदयपुर आपका 52 में है, 1852 में। और झांसी आपका 1853 में। और यानी नागपुर 1854 में। यानी इनका विलय किया गया था। तो इनका विलय किया गया था। तो ट्रिक है सजस बहुझाना। और ये तो 54 तक का हो गया। और 56 में, 1856 में कुशासन के आरोप में अवध का विलय किया गया था। तो पूछ लेता है कि सतारा का विलय कब किया गया था, अवध का कब किया गया था? अवध का किया गया था 1856 में। डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा के विलय कर लिया था। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें दिया है, बुक दिया है, पुस्तकें, उनके लेखक दिया गया है। ए पैसेज टू इंडिया लिखा है E.M. फोस्टर। द व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया। आवर इंडियन मुसलमान्स मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड भगत सिंह। इसमें क्या कहा गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है आपका, ये आवर इंडियन मुसलमान्स, ये सही नहीं है, ये सही नहीं। इसको किसने कहा था? W. W. हंटर ने। किसने? W. W. हंटर ने। बाकी ये पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर का है, बिल्कुल सही है। इंग्लिश में प्रोज में आप पढ़े होंगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो प्रोज में इनकी ए पैसेज टू इंडिया है। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या किसी अन्य यूनिवर्सिटी से किए होंगे, इंग्लिश लिटरेचर रहा होगा तो आप जानते होंगे। और द व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। और एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड भगत सिंह की पुस्तक है, बिल्कुल सही है।
देखिए राम मनोहर लोहिया की हम कुछ अन्य पुस्तकें बता दे रहे हैं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। राम मनोहर लोहिया की देखिए लिखने में समस्या हो रही है, इस वजह से बोल दे रहे हैं। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये राम मनोहर लोहिया की है। इतिहास चक्र, ये राम मनोहर लोहिया की है। हिंदू बनाम हिंदू, हिंदू वर्सेस हिंदू, काफ़ी पूछा जाता है, ये राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ये आपका किसका है? राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। और इकोनॉमिक्स आफ्टर मार्क्स, ये भी राम मनोहर लोहिया का है। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बता दे रहे हैं। इनका 3-4 ठो है, इनका बुक 2 ठो है, ये पूछा जाता है। एक ठो पूछा जाता है गुबारे खातिर, 1946 में हुआ था प्रकाशन, गुबारे खातिर का 1946 में। और दूसरा इंडिया विंस फ्रीडम 1959 में। ये दोनों पूछे जाते हैं। पिछली बार आरओ में आया हुआ था गुबारे खातिर वाला, इस वजह से बता दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं भगत सिंह का। तो भगत सिंह का बुक क्या है? व्हाई आई एम एन एथिस्ट, यानी मैं नास्तिक क्यों हूँ, 1931 में प्रकाशित हुआ था। और जेल डायरी और अदर राइटिंग्स जो हुए थे 12 सितंबर 1929 से 22 मार्च 1931 के मध्य हुए थे, जब तक फांसी नहीं लगी थी। तो जेल डायरी 12 सितंबर 1929 से है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो अब तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन पर देखते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम केविन एस्टन ने किया था, केविन एस्टन ने किया। दूसरा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर ब्लूटूथ तकनीकी का उपयोग किया जाता है, ब्लूटूथ तकनीकी का उपयोग किया जाता है। अब इसमें कोड दिया है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, न तो एक न तो दो, एक और दो दोनों सही है। तो देखिए ये दोनों सही है। इंटरनेट का प्रयोग किसने किया था? केविन एस्टन ने किया था। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों में वायरलेस संचार के तौर पे ब्लूटूथ का उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग ब्लूटूथ लगाते हैं तो वायरलेस, आजकल तो जो हो गया है ब्लूटूथ जानते हैं, बड्स वगैरह तो पिन विदाउट वायर ही है। तो भाई ब्लूटूथ तकनीकी का उपयोग किया जाता है। जब ब्लूटूथ ऑन करते हैं तो बड्स कनेक्ट हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं वायरलेस संचार है ये। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए चौथे नंबर की ओर बढ़ते हैं। संगीत का रामपुर घराना व किराना घराना क्यों प्रसिद्ध है? तो संगीत ख्याल गायकी के लिए, ध्रुपद धमार गायकी के लिए, तबला वादन के लिए, सितार वादन के लिए। तो ये ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प ए सही है। अगर आपको देखिए घराने याद कर लीजिए, संगीत घराने काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे बनारस घराना, लखनऊ घराना, आगरा घराना, सहारनपुर घराना, इटावा गौरीपुर घराना, अजराडा यानी मेरठ घराना जो होता है, अतरौली घराना जिसे अलीगढ़ घराना भी बोलते हैं, फतेहपुर सीकरी घराना और शाहजहाँपुर घराना। शाहजहाँपुर घराना में सरोद वादन बस एक के लिए फेमस है, सरोद वादन के लिए। और अगर आपसे कह दिया जाए बनारस सहारनपुर हो गया, वो शाहजहाँपुर हो गया सरोद वादन के लिए। और अगर सहारनपुर आ जाए तो होरी ध्रुपद अलाप के लिए, इटावा सितार वादन के लिए, और मेरठ आपका तबला के लिए ही है। बनारस का पूछा जाता है, ख्याल गायकी है, ध्रुपद है, ठुमरी है, टप्पा है, कजरी चैती है, भजन गजल है। ये सारी चीज़ें हैं, हम इनका डिटेल में आगे बताते चलेंगे जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? बुंदेलखंड, शिवालिक, रुहेलखंड, विंध्याचल। तो बुंदेलखंड इससे है निर्मित है, प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। देखिए वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी चीज़ें इसमें सीखेंगे। एक क्वेश्चन के माध्यम से कई चीज़ें सीखेंगे। तो बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है, यानी कहा जाए दक्षिणी पठारी भूभाग के अंतर्गत आता है यह। और बुंदेलखंड कहाँ से कहाँ तक विस्तार है पूछ लिया जाए तो ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, झांसी, जालौन, महोबा, और दक्षिणी पूर्वी प्रयागराज और दक्षिणी मिर्ज़ापुर भी इसमें आता है, बुंदेलखंड में कह सकते हैं। और चंदौली जिले का एक तहसील चकिया भी इसमें शामिल है बुंदेलखंड में। और अगर इसका प्राचीन नाम अगर पूछा जाए तो जेजाक क्या बोलते हैं, पूछ लिया जाए मान लीजिए कभी, जेजाक भुक्ति, जेजाक भुक्ति। देखिए हम इस वजह से बता रहे हैं कि क्वेश्चन कहीं से भी आए, अगर इस टॉपिक से आता है तो आप कवर कर लें। चलिए छठवें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अक्रिय गैस है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियान। तो आपका अक्रिय गैस है नियान। इसका ट्रिक होता है हे नेता और कर्मचारी जागते रहना। हे यानी हीलियम, ने यानी नियान, और नेता यानी नियान, और हीलियम नियान, और कर्मचारी, नेता यानी नियान और यानी आर्गन, कर्मचारी यानी क्रिप्टन, और
कर्मचारी, जागते यानी जिनान, रहना यानी रेडान। ये आपके 6 अक्रिय गैस हैं, जिसे नोबल गैस बोलते हैं, जिसे निष्क्रिय गैस बोलते हैं। और ये सब रट लीजिए। चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन आपका क्या है? उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के केंद्र रहे हुलास, अम्बेखेरी, बडगांव व नसीरपुर स्थल किस जनपद में स्थित है? लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, हापुड़। तो ये आपके सहारनपुर में स्थित है, सहारनपुर। और सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा उत्तरी जिला है। इसकी सीमा उत्तराखंड से लगती है। किससे लगती है? यूके उत्तराखंड से लगती है। और यह उत्तर एवं उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ भी है। और यमुना इस जिले की महत्वपूर्ण नदी है। और इतिहासकार कनिंघम ने इसे गेटवे ऑफ यमुना भी कहा था। और सहारनपुर 1803 में अंग्रेजों के अधीन चला गया था। और सहारनपुर अपने लकड़ी के नक्काशीदार कुटीर उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। ये कुछ हैं। और मेरठ आपका खिलौने के लिए प्रसिद्ध है, जानते ही हैं। तो ऐसी ही चीज़ें हम बताते चलेंगे जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा। तो टाइम ज़्यादा लगेगा एमसीक्यू, लेकिन एमसीक्यू से काफ़ी चीज़ें कवर होंगी आपके। सूची 1 का 2 से मिलान कह रहा है, दिया है। एक तरफ बायोस्फीयर रिजर्व दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। नोकरेक, आंध्र, डिब्रू साइखोवा, शेषाचलम पहाड़ियाँ, सिमलीपाल, उधर राज्य दिया है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय, असम। देखिए कूट है तो हम डायरेक्ट इसमें मिला दे रहे हैं कौन कहाँ पे है। तो अभी बात किया जाए भारत में रिजर्व की, बायो रिजर्व की, 18 बायो रिजर्व की संख्या 18 है, जान लीजिए। जो आपका नोकरेक है ये मेघालय में है। कहाँ पे है? मेघालय में है। और डिब्रू साइखोवा आपका असम में है, डिब्रू साइखोवा असम में है। और शेषाचलम की पहाड़ियाँ आपकी आंध्र प्रदेश में है। और सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। अब अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात किया जाए तो सबसे पहले नीलगिरी आता है, जो कि तमिलनाडु 1986 में है। नंदा देवी उत्तराखंड में 1988 में। नोकरेक मेघालय में है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है। मानस बहुत फेमस है, असम का है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल का है। शिमलीपाल उड़ीसा का भी बता ही दिया। डिब्रू साइखोवा असम का बता दिया। दिहांग दिबांग बहुत पूछा जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश से है। और एक पंचमढ़ी पूछा जाता है, मध्य प्रदेश से है। और खंगचंद जोंगा सिक्किम में है। अगस्त मलाई बहुत बहुत पूछा जाता है, अगस्त मलाई तमिलनाडु केरल में है। और अचान कमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है। और कच्छ गुजरात में है। और कोल्ड डीजर की बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश में है। और शेषाचलम तो आपको बता ही दिया आंध्र प्रदेश में। और पन्ना मध्य प्रदेश में। ये आपके 18 बायो रिजर्व हैं, तो हम लिख नहीं सकते, इस वजह से बोल दे रहे हैं। देखिए दिवस दिया गया है, एक दिवस से भी क्वेश्चन आता है, फिक्स है, चाहे आर हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे कोई सा एग्जाम हो। विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस दिया गया। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए मलेरिया दिवस 25 अप्रैल बिल्कुल सही है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर बिल्कुल सही है। और विश्व क्षय दिवस यानी टीबी 24 मार्च बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, ये 10 सितंबर की जगह पे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व की इत्र राजधानी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ब्रेडा नीदरलैंड, ग्रासे फ्रांस, ग्वांगझू चीन, गिरोना स्पेन। तो आपका ये जाना जाता है ग्रासे फ्रांस को विश्व इत्र की राजधानी जाता है। और अपने उत्तर प्रदेश के कन्नौज को भारत की इत्र की राजधानी कहा जाता है। कन्नौज को किसकी राजधानी कहा जाता है? भारत की इत्र राजधानी किसे जाना जाता है? अपने यूपी के कन्नौज को। चलिए 11 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं स्थित है? देखिए मुख्यालय भी पूछ लेता है, तो आपको जितने संगठन हैं उनके मुख्यालय को, उनके स्थापना दिवस को याद करना पड़ेगा, कब स्थापना हुआ था उनका। विश्व आर्थिक मंच, अंकटाड, विश्व व्यापार संगठन, आर्थिक सहयोग एवं व्यापार संगठन। तो आपका जो ओईसीडी है, ओईसीडी मतलब आर्थिक सहयोग एंड व्यापार संगठन, जिसे बोलते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका मुख्यालय यहाँ पे नहीं है, इसका मुख्यालय जिनेवा में न होगा कि फ्रांस के पेरिस में है, सॉरी, फ्रांस के पेरिस में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। और किस लिए हुई थी? आर्थिक प्रगति एवं विश्व व्यापार को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। अब विश्व आर्थिक मंच की बात किया जाए तो विश्व आर्थिक मंच 1971 में इसका स्थापना जिनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्लाउस श्वाब द्वारा यूरोपीय प्रबंधन फोरम के रूप में किया गया था। यूरोपीय प्रबंधन
फोरम के रूप में किया गया था। बाद में 1987 में इसका नाम 1987 में विश्व आर्थिक मंच रखा गया। क्या रखा गया? विश्व आर्थिक मंच रखा गया। और बाकी स्थापना इसका यूरोपीय प्रबंधन फोरम के रूप में किया गया था। प्रोफेसर क्लाउस श्वाब ने किया था। ये जिनेवा में, बाकी सब जिनेवा में है, बस OECD को छोड़ करके। और बात किया जाए अंकटाड की, तो इसकी स्थापना 1964 में कब हुआ था? 1964 में। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्थायी एजेंसी है, जानते ही हैं। और विश्व व्यापार संगठन है WTO की बात किया जाए तो इसकी स्थापना स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में ही हुआ था। और कब हुआ था? 1995 में। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना दिया है मॉडल। कौन सी पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। गाडगिल फार्मूला, जेसी सैंडिस सुकुमय चक्रवर्ती मॉडल, हैरेट डोमर मॉडल और नेहरू महालनोबिस मॉडल। तो क्या कहा जाता है? यही मैचिंग करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान। तो जो प्रथम सूची पंचवर्षीय है इसे हैरेट डोमर मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैरेट डोमर मॉडल। और द्वितीय को नेहरू महालनोबिस बोलते हैं, नेहरू महालनोबिस मॉडल बोलते हैं। और जो आपका थर्ड वाला है इसे जे सैंडी सुकुमय चक्रवर्ती मॉडल बोलते हैं। और जो चतुर्थ है आपका गाडगिल फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाडगिल फार्मूला। चलिए 13 नंबर बढ़ते हैं। 13 के नंबर के दिया गया है प्रजाति और फसल दिया गया है। कुछ फसल दिए गए हैं, उनकी प्रजाति। देखिए एग्रीकल्चर से है, इससे क्वेश्चन एग्रीकल्चर से 4-5 सवाल आएंगे आपके। दिया गया है आपका कुफरी हिमसोना, बहार, पूसा बोल्ड। और दिया गया कुफरी हिमसोना प्याज की है, बहार सरसों का है, पूसा बोल्ड अरहर का है, अनामिका धान का है। इसमें क्या कहा गया है कि कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो सिर्फ इसमें एक सही सुमेलित है, अनामिका धान का। जो आपका अनामिका है धान का है। जो कुफरी हिमसोना है आलू का ना होकर के, वो प्याज का ना होकर के आलू का है। किसका है? आलू का है। और जो बहार है ये सरसों का ना होकर के ये अरहर का है। किसका है? अरहर का है। और जो पूसा बोल्ड है ये किसका है? सरसों का है। बाकी अनामिका धान का ही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में परिचालन जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल, बिहार। तो आपका क्या मतलब किस में ज़्यादा है? तो औसत आकार की बात किया जाए तो ये आपके नागालैंड में है। परिचालन जोतों का औसत आकार किस में है? और नागालैंड में। और सबसे कम की बात किया जाए तो केरल में है। सबसे कम किस में है? केरल में। देखिए भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार अगर बात किया जाए तो नागालैंड में परिचालन भूमि यानी जोतों का औसत आकार 5 हेक्टेयर सर्वाधिक है, जबकि केरल में सबसे कम 0.18 यानी वो 0.18 हेक्टेयर है। और पूरे भारत की अगर बात किया जाए तो 108 जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 1.08 हेक्टेयर। और उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो 0.78 हेक्टेयर। के लिए आगे चलते हैं। आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम यानी इसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट अर्थात एस्मा जिसे बोलते हैं को भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1958, 1968, 1978, 1988। तो एस्मा को कब लागू किया गया था? 1968 में। एस्मा को 1968 में लागू किया गया था। एस्मा हड़ताल को रोकने के लिए लगाया जाता है। इसके तहत जिस सेवा पर एस्मा लगाया जाता है उससे संबंधित कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी सेवा पे या किसी कंपनी पे एस्मा लगा दिया गया तो उससे संबंधित कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो उनको 6 माह की कैद और 250 रुपये जुर्माना देना होगा, या तो दोनों देना होगा। ये है एस्मा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार पद का सृजन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया? जवाहरलाल नेहरू, HD देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। तो किसके बारे में किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी। तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार पद का सृजन 1999 में 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। यह सचिव स्तर का पोस्ट होता है, इस सेक्रेटरी स्तर का मतलब लेवल का पोस्ट होता है। और अगर पूछ लिया जाए भारत के प्रथम प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन थे, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे। और
वर्तमान में कौन है? अजय कुमार सूद हैं। कौन है? अजय कुमार सूद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांच को चटक लाल रंग प्रदान करता है? क्रोमियम ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। तो ये कौन प्रदान करता है लाल रंग? क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फाइड को कांच मिलाने पर ये लाल रंग प्रदान कर देता है। अगर कैल्शियम सल्फाइड भी रहे तो भी हो जाएगा। तो क्यूप्रस ऑक्साइड और कैल्शियम, क्यूप्रस ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फाइड। चलिए 18 नंबर पर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्व का दक्षिण भारत में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? देखिए किस पर्व को होना चाहिए, किस पर्व को दक्षिण भारत में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? उगादि, लुसार, नवरोज, वेस्तु। तो किसी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है दक्षिण भारत में, पूछा गया है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें काफ़ी लोग गलती कर सकते हैं कि आखिर क्या होगा। कोई नवरोज लगा सकता है, कोई लुसार। तो इसका सही विकल्प होगा उगादि। यानी हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि के दिन दक्षिण भारत में उगादि पर्व मनाया जाता है। और दक्षिण भारत में इस पर्व को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, जिसे न्यू ईयर भी बोलते हैं। और इसे संवत्सर आदि के नाम से भी जाना जाता है। यह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। उगादि को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहते हैं। इसी को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड़ी पड़वा। और केरल और मलयालम की बात किया जाए तो वहाँ पे विशु होता है। क्या होता है? विशु। नववर्ष क्या होता है? विशु। और लद्दाख, अरुणाचल, तिब्बत बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा लोसार को माना जाता है। यानी अगर बात किया जाए लद्दाख, अरुणाचल, तिब्बत में तो लोसार को माना जाता है। और पारसी नवरोज मनाते हैं। क्या मानते हैं? पारसी नवरोज मनाते हैं। तो वही जो वेस्तु हो गया वही विशु रहेगा। तो आपका कहाँ हो जाएगा? केरल और मलयालम में। चलिए 19 नंबर देखते हैं। कुछ रचना दिया गया, कुछ रचनाकार को पूछा गया है। रामधारी सिंह दिनकर, सुमेलित नहीं है रश्मिरथी, सुमित्रानंद पंत स्वर्ण किरण, जयशंकर प्रसाद कंकाल, फणीश्वरनाथ रेणु भारतीय संस्कृत के स्वर। तो इसमें कहा गया है कौन सा सही नहीं है? तो विकल्प डी सही नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृत के स्वर फणीश्वरनाथ रेणु नहीं है, महादेवी वर्मा है। बाकी दिनकर जी का रश्मिरथी है बिल्कुल सही है, पंत जी का स्वर्ण किरण है और जयशंकर प्रसाद का कंकाल नाटक है। चलिए आगे देखते हैं। संगम युग में दक्षिण भारत के किन राजाओं के संरक्षण में संगम आयोजित किए गए थे? तो संगम युग में दक्षिण भारत में किसके संरक्षण में संगम आयोजित किए गए थे? तो चोल, चेर, पांड्य, पल्लव, 3 संगम आयोजित किए गए थे। यहाँ संगम लिखा है, 3 संगम होना चाहिए। तो ये आपके किसके किए गए थे? पांड्य के किए गए थे। किसके किए गए थे? पांड्य। यानी विकल्प सी सही है। यानी पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया था। प्रथम आपका मदुरई में हुआ था, प्रथम मदुरई में, दूसरा आपका कपाटपुरम में, तीसरा भी मदुरई में हुआ था। और पहले की अध्यक्षता मदुरई में अगस्त्य ऋषि ने किया था, दूसरे का अगस्त्य ऋषि ने, तीसरे का नक्कीरर ने। अगर बात किया जाए संगम काल का, तो इसका समय 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है। और संगम का तात्पर्य होता है कवियों की गोष्ठी। जो कवियों की गोष्ठी होती है उसे संगम कहते हैं। और इन संगमों में कवियों द्वारा रचना मतलब साहित्य रचा जाता है, जिसे संगम साहित्य कहलाता है। और संगम साहित्य सबसे पुराना उपलब्ध तमिल साहित्य है। और संगम साहित्य में ही चोल, चेर और पांड्य राजाओं का उल्लेख किया जाता है। तो इससे संबंधित जानकारी है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पे नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर तैयारी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्प होने वाला है चैनल से। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यूपी पीसीएस, आरओ, पीसीएस, बीओ, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल यूपीएसआई, पुलिस और आल एग्ज़ाम, इन सब के लिए जीएस काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप देख सकते हैं, ख़ासतौर पे आरओ पीसीएस के लिए बेनिफिशियल है ये। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाएँ। वहाँ पे आपको छोटी बड़ी हर अपडेट मिल जाएगी और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।